चंदापुर के गांव में राजवीर सिंह अपनी एक बेटी और पत्नी के साथ रहता था। राजवीर सिंह गांव का एक बड़ा साहूकार था। उसके गांव में काफी इज्जत थी। मीना, मीना। जी कहिए। ये लो, मुंह मीठा करो। अरे आपको अचानक क्या हुआ? अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। सिया का रिश्ता? किससे? मुखिया जी के बेटे को हमारी सिया बहुत पसंद है, इसीलिए मुखिया जी ने अपने बड़े बेटे राज का रिश्ता सिया से तय किया है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं अभी सिया को भी ये खुशखबरी लेकर आती हूँ। राजवीर ने अपनी बेटी से पूछे बिना ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। दोनों पति पत्नी तो बहुत खुश थे, लेकिन सिया को ये जानकर जरा भी खुशी नहीं हुई। लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं बोली और बस चुपचाप अपने माँ बाप का फैसला एक्सेप्ट कर लिया। देखते ही देखते दिन बीत गए और राजवीर सिंह की बेटी सिया की शादी का दिन आ गया। राहुल, मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो बस अगर आज इस मंडप में मुझे लेने तुम्हारे सिवा अगर कोई और आया तो मेरे पार्थिव शरीर की डोली नहीं अर्थी उठेगी। तुम चिंता मत करो सिया, आज मंडप में दूल्हा भी होगा और दुल्हन भी, लेकिन दूल्हा वो मुखिया का बेटा राज नहीं, मैं होऊंगा। कैसे? बस तुम देखती रहो। सिया राहुल को बहुत पसंद करती थी। राहुल भी उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए राहुल छिपकर मुखिया के घर चला गया और मुखिया के बेटे को बेहोशी की दवा देकर उसने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और फूलों के सहरे से खुद का चेहरा ढक लिया। फिर क्या था, सभी को धोखा देकर सिया और राहुल की आपस में शादी हो गई। अरे जमाई राजा, कम से कम एक बार तो अपना चेहरा दिखा दो। मीना ने ऐसे बोलकर राहुल के मुंह से सहरा हटा दिया। सभी दूल्हे के रूप में राहुल को देखकर हैरान हो गई। कौन है तू? राजवीर सिंह ने राहुल का गिरेबान पकड़ लिया। तब रोते हुए सिया बोली, पापा इसे छोड़ दो। ये मेरी जिंदगी, मेरी पसंद, मेरा प्यार सब कुछ है। मैं राज को नहीं, राहुल को पसंद करती हूँ। लेकिन मैंने ये बात आपको पहले ना जाने क्यों नहीं बताई। लेकिन पापा, अब मैं आपको सब साफ साफ बता रही हूँ। प्लीज आप मेरे दूल्हे के रूप में मेरे राहुल को अपना लो। सिया ने हाथ जोड़कर रोते हुए ये बातें बोली। राजवीर सिंह एक बहुत ही पत्थर दिल और जलाल इंसान था। वो बिना कुछ बोले ही अपनी बेटी के पास आ गया। वो गुस्से में बस चलता चला जा रहा था कि तभी उसे गांव के मुखिया ने रोक लिया। वाह राजवीर, सारे गांव में मेरी बेइज्जती करवा कर खुद इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वैसे बेवफाई करना तो कोई तुमसे सीखे। इस समय मेरा दिमाग बहुत खराब है। ओह, जैसे मेरा तो बहुत सही है। अरे आज जो तुम्हारी बेटी ने किया है, अगर ऐसी औलाद मेरे घर में हो तो मैं कब का उसे सूली पर चढ़ा दूं। न जाने तुम कैसे बाप हो। उसने एक बार भी तुम्हारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और तुम उसे यूं ही छोड़कर जा रहे हो। मुखिया ने राजवीर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। सोच क्या रहे हो राजवीर? जिस बेटी ने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की, अब तुम्हारी बारी है उससे उसकी सांसें छीनने की। मुखिया की बातें सुनकर जलाल राजवीर भड़क गया और उसने गुस्से में आकर सभी बारातियों के खाने में जहर मिलवा दिया। माँ, पापा लगता है नाराज है। अरे पागल, नाराज नहीं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। मीना ऐसे बोल ही रही थी कि तभी राजवीर फिर से दावत पे आ गया। पापा, क्या आप मुझसे? अब जो हुआ सो हुआ, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने घर आई बारात को ऐसे भूखा वापस नहीं जाने दे सकता। तो सभी को बोलो कि खाना खा लें। सिया खुश हो गई। मीना भी राजवीर का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। राजवीर ने मीना को खाना खाने से मना कर दिया। फिर क्या था, सभी बाराती और गांव वालों ने उस जहरीले खाने को खा लिया और खाना खाते खाते ही सभी लोग खून की उल्टियां करने लगे। पापा, पापा, आपको क्या हो रहा है? दावत में से अचानक ही ढोल ताशों के बजाय लोगों के चीखने की आवाजें उठने लगी। राहुल ने भी वो खाना खा लिया था। राहुल, ये सब क्या? राहुल, राहुल, राहुल! सिया ने जैसे ही राहुल को देखा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और साथ ही उसकी सांस रुक चुकी थी। सभी तरफ दावत में बस लोगों का खून और लाशें ही दिखाई दे रही थी। हे भगवान, राजवीर जी, ये सब क्या हो गया? ये जो हुआ तुम्हारी बेटी की ही वजह से हुआ है। वैसे है कहाँ वो गद्दार औलाद? राजवीर अपनी बेटी को भी बाल पकड़कर खींच लाया। अपने बाप की इज्जत का एक दफा भी ख्याल नहीं आया तुझे? पापा! खामोश, मैं तेरा बाप नहीं हूँ और ना ही तू मेरी बेटी। पापा, मैं जानती थी कि अगर मैंने आपको राहुल के बारे में बताया तो आप यही करोगे, इसीलिए मैंने छिपकर राहुल से शादी की। लेकिन आपको शायद मेरी खुशियों से नफरत ही है, तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसे इतने
सारे लोगों की जान जाने की वजह सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी। ऐसे बोलकर सिया ने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली। इतनी सारी अकाल मौतों के बाद अब वो पूरा ही गांव एक भूतिया गांव में बदल गया। सभी लोगों की आत्मा भूतिया बारातियों के रूप में लौट आई। इस घटना के बाद से अब जब भी गांव में कोई दावत होती तो खाने के समय पूरी भूतिया बारात वहां पहुंच जाती और सभी लोगों को मार देती। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से लोग उस गांव को छोड़ छोड़ कर जाने लगे और 5 सालों के अंदर अंदर लगभग सारा गांव खाली सा हो गया। इन 5 सालों में राजवीर सिंह और गांव का मुखिया इस दुनिया को ही छोड़कर जा चुके थे, जिसकी वजह से अब गांव की सारी जिम्मेदारियां मुखिया के बेटे राज के कंधों पर आ चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा ये पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। नहीं, मैं अपने गांव का अस्तित्व ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गांव के इस अंधेरे का कोई तो राज उस रात से जुड़ा है जब मुझे बेहोश कर दिया गया था। हाँ, अब मैं और चुप नहीं बैठूंगा। राज ने उस दिन गांव में उन आत्माओं को निकालने की ठान ली और वो कुछ गांव के लोगों को अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा के पास गया। सारी बात बाबा को बताने के बाद, बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ और अगर भोले ने चाहा तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। सभी तांत्रिक की बात समझ गए। अगले दिन राज ने गांव वालों को दावत दी। दावत सुनते ही सभी भूतिया बाराती भी उसमें आ गए और इंसानों को मारने की कोशिश करने लगे। तुम लोग हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। तांत्रिक ने उन सभी को जादुई अंगूठियां दी थी, जिसकी वजह से भूत उनसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन सभी भूतों चुड़ैलों को इकट्ठा देख तांत्रिक ने मौका देखकर उन्हें एक पवित्र रेखा में बांध दिया और सभी इंसान तो उसे पार करके निकल आए, लेकिन भूतिया बाराती उसमें ही बंद हो गए। क्यों बंद किया है हमें? पहले बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। ऐसे बोलकर उन्होंने पूरी कहानी तांत्रिक को सुना दी। मैं मेरे घर वालों की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तुम किससे यहाँ बदला लेने आए हो? क्योंकि जो तुम्हारे पापी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए अब तुम भी चले जाओ। इस दुनिया में तुम्हें कभी भी सुकून नहीं मिल सकेगा। राज के बाद सभी भूतिया बारातियों की समझ में आ गई और वो सभी वहां से चले गए। फिर क्या था, एक बार फिर चंदापुर का गांव आत्माओं से मुक्त हो गया था और फिर से सभी तरफ शांति छा गई। मानवी गांव में रहने वाला गिरधारी एक बेहद पत्थर दिल इंसान था। वो उस गांव की पंचायत का मुखिया था। मुखिया साहब, मैं अब अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सब बहुत खराब है। मेरे ससुराल में सभी मुझे बहुत मारते हैं। बस बहुत हुआ। औरत की इतनी जबान चलती हुई शोभा नहीं देती है। और क्या सबूत कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें परेशान करते हैं? तो मेरे शरीर पर पड़े ये खरोच और चोट के निशान इस सब की गवाही नहीं दे रहे हैं। क्या पता अपने पति को फंसवाने के लिए तूने खुद ही इन्हें बनाया हो। खैर, इन सब से कुछ नहीं होता। सारे गवाहों को सुनकर पंचायत एक फैसले पर आई है। मुखिया के ऐसे बोलते ही सभी तरफ शांति छा गई। पंचायत ये फैसला करती है कि तुम अपनी ससुराल में ही रहोगी। तुम्हारी बातों और चोट के निशानों पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत कहो मुखिया साहब, मेरे साथ थोड़ा तो इंसाफ करो। मैं इन लोगों के बीच मर मर कर जी रही हूँ। मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया अंदर चला गया। मिल गया तुझे इंसाफ, आ गई तू पंचायत। देख क्या हुआ है यहाँ। हमें सजा दिलवानी चली थी। रश्मि की सास ने ऐसे बोलकर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और जोर जोर से उसका मुंह वहीं पंचायत घर की दीवार में दे देकर मारने लगी। आया आया मजा। बेचारी रश्मि अधमरी सी हो गई थी। उसकी सास ऐसा कर ही रही थी कि तभी पंचायत घर में फिर से मुखिया आ गया, जो अंदर चला गया था और उसने अपनी आंखों से सारा मंजर देख लिया। मुखिया को देखकर अधमरी रश्मि के मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि अब शायद उसे इंसाफ मिलेगा। यह आप क्या कर रही हो? वो मुखिया जी, ऐसी औरतों को बस इतनी सी सजा देना काफी नहीं है। इसकी खाल को थोड़ा सा और मसाला दीजिए। मुखिया ऐसे बोलकर रश्मि के ससुराल वालों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। वाह, आंखों से देखकर भी इंसाफ नहीं मिला। चलो मैडम साहिबा, अब बस बहुत हुए तुम्हारे ड्रामे। मुझे भूख लगी है, घर जाकर मेरे लिए रोटी बनाना, वरना। रश्मि के पति ने भी उसे बेवजह जोरों का थप्पड़ मारा। बेचारी रश्मि इतने जुल्मों की वजह से पूरी टूट चुकी थी। अपने पति के थप्पड़ मारते ही रश्मि जोर जोर से रोने लगी। तुमने मेरी जिंदगी को एक सजा बना दिया है।
क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों क्यों? ऐसे बोलकर रश्मि ने जोर जोर से अपना सिर दीवार में मारना शुरू किया। उसका सिर बुरी तरह से फट गया था और फिर वो ऐसे बोलती हुई तेजी से पंचायत घर की सीढ़ियों की तरफ भागी। उसका पति भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रश्मि ने पंचायत की छत से अपनी जान दे दी, लेकिन ऐसी नाइंसाफी वाली मौत से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और रश्मि की आत्मा वहीं पंचायत घर में ही बस गई। उस दिन के बाद से जिस कमरे में रश्मि के बारे में फैसला किया गया था, उस कमरे की लाइट बिना किसी के होते हुए भी रोज़ जलने लगी और जब भी कहीं वहाँ पर बड़े मुखिया से अलग कोई छोटा मुखिया फैसला करता तो रश्मि की आत्मा आकर उसे बहुत परेशान करती। मुखिया साहब की गैर मौजूदगी में सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर पंचायत यह निर्णय लेती है कि शर्मा जी की बहू को घर के बंटवारे में से कुछ नहीं मिलेगा। छोटे मुखिया भी बड़े मुखिया की तरह खराब ही थे। जो कोई भी उनकी जेब को गर्म कर देता था वो उसी के पक्ष में फैसला सुनाया करते थे। अभी मुखिया ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर रश्मि की आत्मा आ गई और वहीं फलों में लगा हुआ चाकू छोटे मुखिया की गर्दन पर रखकर बोली, अगर आज यहाँ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। कर इंसाफ कर, वरना। रश्मि की धमकी से मुखिया डर गया और फिर उसने इंसाफ के साथ फैसला किया। रश्मि हर मुखिया के साथ ऐसा ही करती थी, इसीलिए मजबूरन पंचायत को सही फैसले लेने पड़ रहे थे। लेकिन इसकी वजह से बड़ा मुखिया गिरधारी बहुत गुस्से में था। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद पंचायत घर में एक और फैसले की घड़ी आई। इस बार गिरधारी खुद फैसले के लिए पंचायत आया था। गिरधारी साहब, मैं आपको भगवान समान मानता हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन कीजिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? यहाँ जबान का नहीं सबूत का काम है। इतने सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि तू चोर है, तो मैं तेरी कैसे बात मान लूं? ये सारे पैसे देकर खरीदे हुए गवाह है। मुखिया जी, आप मेरा यकीन करो, कृपया मुझे माफ करो, मेरे घर में मेरे बच्चे। चुप! तो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं फैसला कर चुका हूँ। तू गुनहगार है और इसीलिए मैं तुझे पूरे 5 सालों के लिए इस गांव से निष्कासित करता हूँ। ऐसा न कहे मुखिया जी, ऐसा न कहे। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। उस आदमी की आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन गिरधारी की पहले ही दूसरे पक्ष ने जेब भर दी थी, इसीलिए वो इंसाफ के विरोध में बात कर रहा था। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन गिरधारी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं कि तभी पंचायत घर में कुछ हुआ। अचानक ही पंचायत घर में रखा हुआ सारा सामान हवा में उड़ने लगा और पंचायत घर की खिड़की दरवाजे फड़फड़ाने लगे। कौन है? कौन है जो भद्दा मजाक कर रहा है? सामने आ। बहुत दिनों से तूने मेरे पंचायत घर को घेर रखा है, अब मैं तुझे बताऊंगा। गिरधारी के ऐसा बोलते ही सब कुछ शांत हो गया। अरे अरे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे अरे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सभी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी बहुत तेज रफ्तार में एक चीज गिरधारी के पास उड़ती हुई आई और उसका गिरेबान पकड़कर बोली, बड़े दिनों बाद तू खुद यहाँ आया है, अब मैं तुझसे पुराने सारे हिसाब चुकता करूंगी। कौन है तू? मैं हूँ तेरी मौत। रश्मि के ऐसा बोलते ही गिरधारी हंसने लगा। रश्मि कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों हंस रहा है। तू मेरी मौत है। अब देख मैं तेरी कैसे मौत बुलाता हूँ। गिरधारी के ऐसा बोलते ही रश्मि को किसी ने एक जादुई जाल में बंद कर दिया। वो कोई साधारण नहीं बल्कि एक तांत्रिक का जादुई जाल था। देखो तो जरा, मुझे मारने चली थी। ले मार मार मुझे। छोड़ दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो यूं ही चला जाऊंगा? हाँ, मुझे तेरी पहले से ही पता थी और तुझे सामने लाने का बस यही एक रास्ता था। अब देख तू कैसे मरेगी। तू मुझे मारेगा? तू? अरे तूने सिर्फ मुझे बंद किया है, मेरी आवाज़ को नहीं। हे गाँव वालों, क्या ऐसा मुखिया तुम्हें चाहिए? अच्छा लगता है ऐसा मुखिया जो सिर्फ पैसे के लिए इस गद्दी पर बैठे? ये तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर बस अपनी जिंदगी संवार रहा है। सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आकर झूठे इंसाफों की बात करता है। अरे मैं तो इसकी नाइंसाफी के बीच कुचल कर चली गई, लेकिन तुम तो कुछ आवाज़ उठाओ। ऐसे कब तक तुम लोग अपने साथ नाइंसाफी को झेलोगे? आज माना तुम खुश हो, कल को जब तुम्हारी पीढ़ियों के साथ ये होगा तो भी क्या तुम इसे बर्दाश्त करोगे?
अरे ये मुखिया बस एक है और तुम इतने सारे हो, फिर क्यों तुम इसके आगे झुकते हो? इस मक्कार को सजा दो और अपना इंसाफ लो। चुड़ैल ने खुद जाल में बंद रहकर सभी गांव वालों को जागरूक कर दिया। सभी के चेहरे देखकर गिरधारी को डर महसूस हुआ। अरे ये चुड़ैल क्या बोले जा रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दो। बाबा इसे लेकर जाओ। कुछ भी कहे, अब तो नहीं बचेगा, मार डालो इसे। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सभी गांव वालों ने मुखिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? अब तो नहीं बचेगा। अरे मारो इसे। अरे सभी गिरधारी को मारते मारते पंचायत घर के बाहर लेकर आ गए। लोग उसे घूंसों लातों से पीट रहे थे कि तभी तांत्रिक ने चुड़ैल को भी आजाद कर दिया। तेरी बातों से लगता है कि तू सताई हुई चुड़ैल है, जा ले अपना इंतकाम। तांत्रिक के ऐसा कहते ही चुड़ैल भी गिरधारी की ही तरफ बढ़ी। वह बहुत गुस्से में थी। चुड़ैल ने सभी को पीछे करके गिरधारी की गर्दन पकड़कर उसके मुंह को भी जोर जोर से दीवार में दे देकर मारा और अपनी ही मौत की तरह उसे भी उसने पंचायत घर की छत से नीचे फेंक दिया। गिरधारी वहीं मर गया। उसी दिन रश्मि की आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिली थी। चुड़ैल अपना बदला लेकर मुक्त हो गई। उसकी भटकती आत्मा को अब इंसाफ मिल चुका था। गांव वालों ने उस पंचायत घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और नए अच्छे मुखिया का चुनाव करके सभी खुशी खुशी रहने लगे।